हम आधुनिक भारत में ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत भारत में शिक्षा में हुए विकास की श्रृंखला में ये तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। द्वितीय वीडियो में हमने 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उत्पन्न हुई परिस्थितियाँ, जैसे सामान्य लोक शिक्षा समिति में आंग्ल प्राची विवाद हो, मैकाले मिनट्स हो, अध्ययन निस्यंदन सिद्धांत, इनके संदर्भ में विस्तृत अध्ययन किया। 1835 से 51 के बीच विभिन्न संस्थाएं बनी, उनका अध्ययन किया। फिर उसमें हमने ये बताया कि 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग बनाने की बात कही, एक समिति बनाने की बात कही, और ऐसी समिति 1854 में बनी। और इस समिति का अध्यक्ष बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन प्रमुख चार्ल्स वुड को बनाया। और चार्ल्स वुड के नेतृत्व में बनी हुई इस समिति ने कुछ घोषणाएं की, जिनको वुड का घोषणा पत्र या वुड डिक्लेरेशन या वुड डिस्पैच कहा गया। तो वुड डिक्लेरेशन एजुकेशन पे 1854 ईस्वी का है। वुड तत्कालीन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था और इसका गठन 1853 के चार्टर एक्ट के अनुरूप हुआ। एक व्यापक योजना भारत में शिक्षा के लिए पहली बार वुड डिक्लेरेशन के माध्यम से प्रस्तुत हुई। इस कारण इसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षा पे विस्तृत रूप से उद्देश्य हैं, किस माध्यम से दी जाएगी, कौन से सुधार करने हैं, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इसलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड से मानी जाती है। वहाँ के सामंतों ने वहाँ के सम्राट जॉर्ज पंचम के सामने कुछ अधिकारों की मांग की और जॉर्ज पंचम ने एक पत्र के माध्यम से सामंतों को अधिकार दिए। तो उसके बाद में अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाने लगी। इस मैग्ना कार्टा में, इस डिक्लेरेशन में विस्तृत संस्तुतियाँ थी, वे महत्वपूर्ण हैं। उनमें प्रथम संस्तुति है, हायर एजुकेशन का मीडियम अंग्रेजी हो और जनसाधारण की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा हो। इन्होंने कहा कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संबंधित जो लोकल लैंग्वेज है उनमें होनी चाहिए, जबकि हायर एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। जबकि मैकाले मिनट्स में केवल इंग्लिश की बात कही। तो इन्होंने निम्न स्तर पर देसी भाषा में शिक्षा की वकालत की। द्वितीय, शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को भी शिक्षा के क्षेत्र में आमंत्रित करना चाहिए। तृतीय, पढ़ाया क्या जाना चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा, कला, साहित्य, दर्शन का व्यापक प्रचार प्रसार हो। यद्यपि इन्होंने ये जरूर कहा कि भाषा आप प्राथमिक माध्यमिक स्तर पे देसी रख सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है उसमें वेस्टर्न एजुकेशन है, आर्ट, लिटरेचर और फिलोसफी, इन चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। चौथी सिफारिश, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे कोलकाता, बम्बई और मद्रास अर्थात तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 यूनिवर्सिटी लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे होनी चाहिए। पांचवा, पांचों प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। उस समय 5 प्रांत ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे और 5 में शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। 6, तकनीकी विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित करना चाहिए था। तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया। 6, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, कि इन्होंने बताया कि शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स स्थापित होने चाहिए तथा महिला शिक्षा पर जोर दिया। ये पहला आयोग, ये पहला डिक्लेरेशन था जिसमें महिला शिक्षा को वैधानिक रूप से कहा गया। इससे पूर्व किसी भी डिक्लेरेशन में या नीति के माध्यम से ऐसा नहीं कहा गया। तो भारत में शिक्षा की वकालत सबसे पहले वुड डिस्पैच के माध्यम से हुई। पॉइंट 7, हर प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। पॉइंट 8, सरकारी शिक्षा का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। पॉइंट 9, महिला शिक्षा के प्रसार हो। पॉइंट 10,
शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकार किया। हमने मैकाले मिनट्स में अध्ययन किया कि शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से हो। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है कि शिक्षा उच्च वर्गों को देनी चाहिए, उनसे छन छन के अर्थात उनके प्रभाव में जब आम आदमी आएगा तो उनके माध्यम से वह भी अंग्रेजी सीख लेगा। तो ऐसा इन्होंने कहा, लेकिन वो डिस्पैच ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में प्रोग्रेस देखते हैं, इसकी प्रोग्रेस क्या होती है, इस समिति की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहाँ तक क्रियान्वित होती है। तो वुड के घोषणा पत्र के सुझाव पर 1855 में 1855 में पांचों प्रांत बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में लोक शिक्षा विभाग बने। ये बड़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि पांचों राज्यों के अंतर्गत 5 शिक्षा विभाग बने। द्वितीय, सन 1857 ईस्वी में कोलकाता, बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। यह भी एक अच्छा प्रयास था। वुड का घोषणा पत्र मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे अधिक केंद्रित रहा, इसलिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्रगति वुड घोषणा पत्र के अनुसार हुई। तो 1854 में वुड का घोषणा पत्र हुआ। आगामी 30 साल तक लगातार ये घोषणा पत्र चलता रहा। फिर भारत में 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बन के आया। तो फिर विचार विमर्श हुआ कि पूर्व में लागू वुड घोषणा पत्र की समीक्षा होनी चाहिए, और उस वुड डिस्पैच का मुख्य ध्यान यूनिवर्सिटी पे था। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो ये तय हुआ कि प्राथमिक और माध्यमिक एजुकेशन में प्रोग्रेस कैसे हो। द्वितीय, कि जो वुड घोषणा पत्र हमने लागू किया उसकी प्रोग्रेस क्या हुई, इन दो पर विचार विमर्श हुआ। और इन दोनों चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक आयोग बनाया, जिनको हंटर आयोग कहते हैं। और देखा जाए तो ये भारत का शिक्षा पर पहला आयोग था, इसलिए इसको भारत का प्रथम एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो भारत का प्रथम शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के काल में हंटर की अध्यक्षता में 1882 में बनाया गया। उद्देश्य क्या थे? इसके 2 उद्देश्य थे। वुड डिस्पैच की समीक्षा करना और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु सुझाव देना। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिनमें 8 सदस्य इंडियंस थे। इन्होंने सुझाव दिए। पहला सुझाव कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास की ओर विशेष ध्यान दे तथा इन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में भाषा स्थानीय प्रयुक्त होनी चाहिए। द्वितीय, माध्यमिक शिक्षा के भी 2 भाग होने चाहिए। पहला भाग जो विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे, तो ऐसे स्टूडेंट्स को लिटरेचर पढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा, विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करें। तो माध्यमिक शिक्षा भी 2 प्रकार की हो। एक वे बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए लिटरेचर की व्यवस्था हो, और दूसरे वे बच्चे जो व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स चाहते हैं, ट्रेड ओरिएंटेड कोर्स चाहते हैं, उनके लिए अलग से कोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी सेक्टर को आमंत्रित करना चाहिए और सरकार को एक सरकारी क्षेत्र की तरह उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। इसके लिए उनको ग्रांट, सब्सिडी देनी चाहिए और विद्यालयों के बराबर उनको मान्यता प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। पॉइंट 4, सरकार को यथाशीघ्र माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए, अर्थात हायर एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा ज़्यादातर निजी क्षेत्र में चली जानी चाहिए। पॉइंट 6, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगर 3 थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। इन्होंने कहा कि इन 3 के अलावा महिला शिक्षा की व्यवस्था कहीं नहीं है। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अलावा जो बड़े शहर हैं वहाँ सब पर भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, खासकर महिला शिक्षा के लिए। और उन्होंने खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने की सिफारिश की। उसके बाद में आगामी 20 साल भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए बड़े ऐतिहासिक थे।
अनेक संस्थाओं की स्थापना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुई। तो इस आयोग की संस्तुतियों के 20 वर्ष बाद भारत में माध्यमिक कॉलेज शिक्षा में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। अध्ययन अध्यापन परीक्षा कराने वाली विभिन्न संस्थाएं बनी, जैसे 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनी, 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कालांतर में जो आयोग बना वो था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। जैसा नाम से ही विदित है कि मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी पे केंद्रित था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में बना। क्योंकि इसकी अध्यक्षता रेले ने की थी, इसलिए इसको रेले कमीशन भी कहते हैं। हुआ यूं कि लॉर्ड कर्जन ने सितंबर 1901 में उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स का शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस शिमला में बड़े विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित हुआ, जिसको शिमला एग्रीमेंट, शिमला प्रस्ताव कहा। और इस प्रस्ताव में मैकाले की जो नीति थी, जो तरीका था, उद्देश्य था, उसकी आलोचना की। इसके बाद एक आयोग बनाया। आयोग के अध्यक्ष थॉमस रेले थे, इसलिए इसका रेले कमीशन भी कहते हैं। और इसमें 2 भारतीयों को रखा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। जैसा हंटर कमीशन में 8 लोग थे। हंटर आयोग की रिपोर्ट 1883 में प्रकाशित हुई थी। तो 2 सदस्य भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। उद्देश्य क्या था? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो और उनके वर्क एफिशिएंसी में कैसे सुधार हो, इनके बारे में सुझाव देना था। तो यूं कह सकते हैं कि इस आयोग के अधिकार के क्षेत्र की परिधि से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दूर थी। केवल यूनिवर्सिटी से संबंधित संस्तुतियां ही इस आयोग को देनी थी। इस आयोग ने संस्तुतियां दी, उसके आधार पर 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट बना, जिसके प्रावधान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रावधान थे? इन्होंने कहा कि अध्ययन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी में योग्य प्रोफेसर्स और व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध करवाना चाहिए। द्वितीय, विश्वविद्यालय में उप सदस्यों की संख्या कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए और इन सदस्यों की सदस्यता आजीवन होने की बजाय केवल 6 वर्ष के लिए होनी चाहिए। तृतीय, उप सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत हों और उनकी कार्य अवधि 6 वर्ष की होनी चाहिए। वास्तव में जब हम इसको मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत फ्रीडम मूवमेंट में अध्ययन करेंगे, लॉर्ड कर्जन की नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वहाँ विस्तृत रूप से देखेंगे कि वास्तव में इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में इस समय पनप रही राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलना था। क्योंकि भारतीय यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस समय राष्ट्रवादियों के गढ़ बनते जा रहे थे और राष्ट्रवाद का ज्वार भारतीय छात्राओं के बीच तेजी से फैल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल का ये प्रयास था कि जो राष्ट्रवाद का जो ज्वार का केंद्र बनते जा रहे यूनिवर्सिटी हैं, उन पे कैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल करें ताकि चेक एंड बैलेंस कायम रखा जा सके, राष्ट्रवादी गतिविधियों को आसानी से दमित किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका वास्तविक उद्देश्य अलग था। तो देखा जाए तो इस अधिनियम से यूनिवर्सिटी पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा प्रस्ताव पारित पर वीटो का अधिकार प्राप्त हो गया। इस अधिनियम द्वारा गैर शासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। गवर्नमेंट की अनुमति के बिना किसी निजी संस्था को एफिलिएशन नहीं दी जा सकती, गवर्नमेंट ही दे सकती थी। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से एफिलिएशन का अधिकार सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। कालांतर में कर्जन के समय शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति होती है 1910 के आसपास। अब इस अधिनियम की फिर कालांतर में आलोचना हुई। विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद थे, उनके अंदर भी हुई, बाहर भी राष्ट्रवादियों ने की।
कालांतर में 1917 में सैडलर कमीशन बनेगा। उन्होंने भी कहा कि 1904 के अधिनियम के तहत के बाद भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक गवर्नमेंट के नियंत्रण वाले यूनिवर्सिटी बन गए। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि विश्वविद्यालयों के ऊपर यदि नियंत्रण था तो 1904 के बाद के भारतीय विश्वविद्यालयों पर था। कर्जन की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए 1902 से 5 लाख रुपए वार्षिक निश्चित किए गए और इसके बाद में सरकारी अनुदान को सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने कहा कि हम अनुदान के रूप में आपको 5 लाख देंगे, रिसर्च के लिए हम देंगे। तो कालांतर में एक परंपरा डल गई कि यूनिवर्सिटी के ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी शैक्षणिक विकास के लिए। आगामी अगले वीडियो में